हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने बजटरी नियंत्रण को समझा था, उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझा था। उसी में एक बात थी बजट के प्रकार। आज हम उन्हीं बजट के प्रकार जो विभिन्न आधारों पर तैयार किए जाते हैं बजट, उन्हीं में से कुछ को हम ले रहे हैं जो वास्तव में हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने में सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। उनमें से एक है फंक्शनल बजट, जो विभिन्न प्रकार के बजट है। आधार तो अलग हो सकते हैं, समय पर आधारित हो सकते हैं, वो स्थिरता या लोचशीलता के आधार पर हो सकते हैं, वो क्रियात्मक बजट वो हो सकते हैं। लेकिन उनमें से हम क्रियात्मक में से हम एक बजट फंक्शनल बजट ले रहे हैं यहाँ पर, और जिसमें विभिन्न प्रकार के बजट तैयार किए जाते हैं। और दूसरा हम ले रहे हैं फ्लेक्सिबल बजट, जिसमें बजट को तैयार करने की तकनीक क्या होगी वो हम समझेंगे। ये हम जानते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के फंक्शनल बजट्स होते हैं, यानी विभाग के जो अलग अलग विभाग के जो बजट अनुमान होते हैं, उन्हीं को अगर एक साथ एक जगह पर लागत लाभ हानि खाते की तरह अगर हम उसको अरेंज कर ले उन सारे बजटेड मदों को, तो वो मास्टर बजट तैयार हो जाता है। तो आज हम इसी क्रम में सबसे पहले हम फंक्शनल बजट को हम प्रारंभ करते हैं। फंक्शनल बजट में जो सबसे पहला बजट बनाया जाता है वो है विक्रय बजट, सेल्स बजट। सेल्स बजट, विक्रय बजट तैयार किया जाता है। इसमें जो आधार होता है वो ये कि जो लास्ट ईयर्स सेल्स को बेस बनाया जाता है कि अब ये बजट 3 महीने का भी हो सकता है, जनवरी फरवरी मार्च का, 6 महीने का भी हो सकता है, जैसा भी प्रश्न की स्थिति हो। अपन एक काल्पनिक स्थिति मान लेते हैं जनवरी और फरवरी। तो जो लास्ट ईयर की जो सेल्स है वो जनवरी और फरवरी की लेके उसमें मार्केट रिसर्च के आधार पर कि आने वाले इन 2 महीनों में, जनवरी और फरवरी में, विक्रय में क्या संभावना है, बढ़ने की या घटने की। अकॉर्डिंगली इसमें प्लस और माइनस, इंक्रीज और डिक्रीज, मार्केट रिसर्च के आधार पर उसमें ये समायोजन कर लिया जाता है और ये बजटेड सेल्स निर्धारित कर दी जाती है। बजटेड सेल्स निर्धारित कर दी जाती है। और अगर हमें पिछले अवधि की विक्रय मूल्य पर यूनिट सेलिंग प्राइस में अगर कोई वृद्धि या कमी की जानी है तो उसका समायोजन करने के उपरांत इसको पर यूनिट सेलिंग प्राइस से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ये सेल्स आ जाएगी, रुपयों में ये सेल्स बजट बन जाएगा। तो पहले ये यूनिट्स में बनाया जाता है, यानी कि क्वांटिटी बजट है ये सबसे पहले। और अगर हमें पर यूनिट सेलिंग प्राइस जो भी प्रश्नानुसार है उसको अगर इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये सेल्स वैल्यू बजट बन जाएगा। तो सबसे पहले सेल्स बजट बनाया जाता है। उसके बाद में फंक्शनल बजट में जो दूसरा है, ये इसको आप याद रखिए कि इसके बिना नेक्स्ट वाला यानी प्रोडक्शन बजट नहीं बन सकता। प्रोडक्शन बजट के लिए ये आधार है। क्या चीज आधार है? बजटेड सेल्स आधार है। तो प्रश्न में या तो बजटेड सेल्स सीधी होगी और या फिर हमें पहले सेल्स बजट बना के बजटेड सेल्स को ज्ञात करना पड़ेगा। यदि हमें उत्पादन बजट बनाना है तो उसके लिए ये जरूरी है, क्योंकि उत्पादन किसके लिए करेंगे? उत्पादन बेचने के लिए करेंगे। तो बेचने का अनुमान पहले लगाया जाएगा, अकॉर्डिंगली फिर प्रोडक्शन प्लान किया जाएगा कि कितना प्रोडक्शन किया जाए उस अवधि में। तो जो दूसरा बजट है वो हमारा कौन सा बजट होगा? प्रोडक्शन बजट। सीक्वेंस फिक्स्ड है, पहले सेल्स ही बनेगा, उसके बाद में प्रोडक्शन बजट बनेगा। उसी प्रकार से जैसे कि सेल्स बजट पहले बना था, पहले हमेशा ये क्वांटिटी में बनाया जाएगा। ये भी अगर मैं अवधि वही सेम मान लूं, क्योंकि आधार सेल्स बजट ही होगा, तो जनवरी और फरवरी का वो था, तो जनवरी और फरवरी के लिए ही प्रोडक्शन बजट भी बनाया जाएगा। सबसे पहले इसकी क्या बात है? रिक्वायर्ड फॉर budgeted
सेल्स, वो जो बजट सेल्स थी उसके लिए कितना उत्पादन यहाँ पर किया जाए। ध्यान है, जो विक्रय की यूनिट है वही उत्पादन की यूनिट होगी। अगर मैं ये कहूं कि पेन बेचा जा रहा है तो पेन ही बनाया भी जाएगा। तो उत्पादन बजट और विक्रय बजट की जो यूनिट है वो समान होती है। इसमें अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक रखा जाना है तो पहले क्लोजिंग स्टॉक और उसमें जोड़ दें, कुल मिला के उत्पादन उतना करना पड़ेगा, कुछ बेचने के लिए और कुछ रखने के लिए। तो क्लोजिंग स्टॉक इसमें जोड़ दिया जाता है और इसमें से लेस कर दें। अगर पहले से कोई ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है पूर्व अवधि का तो उसको घटा देते हैं, तो ये आएगा बस्टेड प्रोडक्शन। ये दोनों बस्टेड प्रोडक्शन हो गया, किसमें, मात्रा में। अगर ये यूनिट्स है तो यूनिट्स है, किलोग्राम है तो किलोग्राम में, टन है तो टन में, मात्रा में। फिर हमें अगर प्रोडक्शन की कॉस्ट मालूम हो तो उस एट द रेट ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट से मल्टीप्लाई इसको हम कर दें तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। बस्टेड पीरियड की बस्टेड प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट निकालते समय वही डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ के हम प्राइम कॉस्ट और उसमें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अगर हम जोड़ दें तो वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। तो अगर वो प्रश्न में अगर अपने को दे रखी है तो उसको हम यहाँ पर प्रति इकाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तरीका वही है, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जनवरी और फरवरी की बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। तो पहले लेवल पर हम इकाइयों में ज्ञात करते हैं और उसके बाद में उसको रुपीस में, मुद्रा मूल्य में बदल देते हैं तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट बजट कहलाया जाएगा। जब ये दोनों पोर्शन है तो यहाँ पर नाम हो जाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। फिर वापस इसको याद रखिए कि बजटेड प्रोडक्शन इकाइयों में कितना था, क्योंकि इसके आधार पर सामग्री बाजार से क्रय की जाएगी। तो मार्केट से कितना माल क्रय करें, रॉ मटेरियल क्रय करें कि बजटेड प्रोडक्शन का टारगेट अचीव किया जा सके। तो इसका मतलब क्या हुआ, सामग्री बजट से या परचेज बजट से पहले बजटेड प्रोडक्शन आपके पास में होना चाहिए। अगर प्रश्न में सीधा दे रखा है तो वहां से लीजिए और नहीं तो प्रोडक्शन बजट आवश्यक सूचना इस प्रकार से अरेंज करके ये ज्ञात कीजिए। इसके बाद में मटेरियल बजट बनाया जाता है। फंक्शनल बजट में अगला बजट है मटेरियल बजट। उसी प्रकार से जनवरी और फरवरी। अब अगर अपन ये मान लें कि वो जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, वो जो इकाई बिक्री की जा रही है, सपोज ये वाला पेन ऐसा बेचा जा रहा है और बनाया जा रहा है, तो उदाहरण के तौर पे मैं मान लूं कि व्हाइट प्रकार का प्लास्टिक और ब्लू प्रकार का प्लास्टिक आप खरीदते हैं बाजार से, तो मटेरियल की कितनी जरूरत होगी, व्हाइट वाले की भी जरूरत होगी और ब्लू की भी जरूरत होगी, व्हाइट वाले की भी जरूरत होगी और ब्लू वाले की भी जरूरत होगी जनवरी में और फरवरी में, इस प्रकार से। तो इनके लिए ऐसे या तो ऐसे हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक यूनिट बनाने के लिए 10 ग्राम प्लास्टिक चाहिए। तो जो यूनिट है यहां पर ये प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली हो ये जरूरी नहीं है। यहां पे आपको जो यूनिट लेनी है वो मटेरियल को मेजर करने वाली, मटेरियल के मेजरमेंट की यूनिट लेनी है। सामग्री, इंग्रेडिएंट जो उसमें मिलके प्रोडक्शन किया जा रहा है, जिससे उत्पाद बनाया जाएगा, प्रोडक्ट बनाया जाएगा, उसकी यूनिट क्या है, उस टर्म में मटेरियल बजट को बनाया जाता है। तो इस प्रकार से अगर उसमें व्हाइट मटेरियल की भी जरूरत हो, एक यूनिट में मान लो 2 ग्राम की, और एक यूनिट में मान लें इसमें कि मान लो 3 ग्राम की, तो यहां पर भी और यहां पर भी आप व्हाइट साथ में भी रख सकते हैं और
ब्लू साथ में भी रख सकते हैं, या फिर जनवरी और फरवरी महीने के लिए अलग अलग ऐसे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या, कहां से स्टार्ट करेंगे? रिक्वायर्ड फॉर बजटेड प्रोडक्शन। वो जो 1 यूनिट थी, मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे कि जनवरी में 1 इकाई का उत्पादन किया जाना था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 इंटू 2 बराबर 2 ग्राम प्लास्टिक। ऐसे ही 1 इंटू 3 करेंगे, मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 ग्राम। और यूनिट यहाँ पर क्या हो गई? ग्राम्स में हो गई यहाँ पर। ऐसे ही इसमें भी 1 इकाई के लिए कितना ग्राम प्लास्टिक चाहिए उसे मल्टीप्लाई करके सबसे पहले इसको आप कन्वर्ट करेंगे इस यूनिट में। उसके बाद में फिर वापस वही प्रोसेस है, ऐड क्लोजिंग स्टॉक। अगर कोई अंतिम स्टॉक रखा जाना है तो उसको आप ऐड करेंगे, और अगर इसमें से कोई ओपनिंग स्टॉक पहले से पड़ा हुआ है तो उस ओपनिंग स्टॉक को इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये बस्टेड मटेरियल हो गया। प्राय पर्यायवाची की तरह काम में लेते हैं, मटेरियल बजट कह लें या परचेज बजट कह लें। जब तक ये क्वांटिटी में है प्राय इसको मटेरियल बजट कहते हैं, और अगर इसको मटेरियल की परचेज प्राइस अगर अपने को मालूम है उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये परचेज कॉस्ट आ जाएगी। परचेज कॉस्ट आ जाएगी, तो ये रुपीस में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर इसको मटेरियल कॉस्ट बजट या परचेज कॉस्ट बजट भी कह सकते हैं उसके बाद में, जब जैसे ये रुपयों में कन्वर्ट हो जाए तो 2 हिस्से इसके भी होते हैं, पहला हिस्सा क्वांटिटी में और दूसरा हिस्सा रुपयों में। इस प्रकार से तय होता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है जिसको आप याद रखें, चाहे वो सेल्स बजट हो, चाहे वो प्रोडक्शन बजट हो, चाहे वो मटेरियल बजट हो, तीनों ही स्थिति में जो जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक है ये व्हाइट का, वो फरवरी का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। एक तो ये ध्यान रखें, अगर प्रश्न में सूचना नहीं दे रखी है तो उसको इस प्रकार से ले लें। इसी प्रकार से उल्टा बोल लें कि अगर फरवरी का ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है तो वही क्या है? जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक है। एक तो ये याद रखें। अगर प्रश्न में कई बार ये सूचना होती है, अगर मैं प्रारंभ वाला बजट वापस ले लूं कि सेल्स में मान लेते हैं कि जनवरी और फरवरी में मान लें कि 6000 इकाइयों का बजटेड सेल्स आपने ज्ञात किया। इसके बाद में आप कर रहे हैं इसमें 4000 इकाइयां मान लेते हैं, और आप प्रोडक्शन बजट अगर आप बना रहे हैं इसके बाद में, और मान लो अगर अपने को एक सूचना दे रखी है कि जो क्लोजिंग स्टॉक रखा जाएगा वो आने वाले माह की बिक्री का 1/6 रखा जाएगा। 1/6 of the following months sales will be held as closing stock। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है? आने वाले महीने की बिक्री, जो यहाँ पर भी आप यहाँ दर्शा चुके होंगे, बस्टेड सेल्स 4000 और 6000। जनवरी के लिए आने वाला महीना कौन सा है? ये वाला। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 1000 क्लोजिंग स्टॉक। ऐसे ही यहाँ के लिए अगर अपने को क्लोजिंग स्टॉक चाहिए तो अपने को फरवरी के बाद में मार्च महीने की सेल्स चाहिएगी, तो वो प्रश्न में या तो सीधी दे रखी होगी या अपने को क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द फेब मंथ दिया हुआ होगा। अब ओपनिंग स्टॉक की बात करें तो ये यहां का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ये प्रश्न में अक्सर अपने को मिल जाएगा कि ओपनिंग स्टॉक कितना रहा। तो ये बात जो तथ्य प्रश्न में दे रखे हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक निर्धारित अपने को करना है सावधानी से, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के लिए कई बार प्रश्न में अलग अलग भाषाएं काम में ली हुई होती है। उस भाषा का उपयोग अपने को इस प्रकार से करना है। इसी के बाद में जैसे ये आ जाएगा इसका बस्टेड प्रोडक्शन, वो यहाँ पे लेके आते हैं आप, और फिर इस प्रकार से आप मटेरियल बजट और मटेरियल कॉस्ट बजट या परचेज कॉस्ट बजट हम ज्ञात कर लेते हैं। और जब हम मास्टर बजट की बात करते हैं जो फंक्शनल बजट से अलग है, पहले मास्टर बजट की बात करते हैं, तो मास्टर बजट में यही जो मटेरियल बजट है, मटेरियल कॉस्ट बजट है,
प्रोडक्शन कॉस्ट बजट है या सेल्स बजट है, उन सारे बजट को लाभ हानि खाते की मदों के अनुरूप अगर हम वहां पे अरेंज कर लेते हैं तो वही हमारा मास्टर बजट कहलाता है। इसी प्रकार से फंक्शनल बजट में लास्ट में हमने देखा था कि 3 प्रकार के वित्तीय बजट भी बनाए जाते हैं। वित्त व्यय से संबंधित, वित्त आयों से संबंधित और रोकड़ बजट। उसमें से हम एक कैश बजट को ले लें। कैश बजट तो कैश बजट का आधार होता है वो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश होता है। इसमें आप जितनी भी रिसिप्ट ड्यूरिंग द पीरियड हुई है उन रिसिप्ट्स को 1 by 1 ऐड कर लेते हैं तो टोटल प्राप्तियां अपने पास में, टोटल कैश अवेलेबल आ जाता है। और इसमें से जितनी भी पेमेंट्स हैं उस महीने में उन सारे पेमेंट्स को जोड़ कर लेते हैं बी। इस प्रकार से नेट बैलेंस अपने पास में आ जाता है। ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर देने पर ये उपलब्धि अपने पास में नकद की आ जाती है। अब अगर इसके बाद में प्रश्न में कहा गया है कि इतना रुपया बैंक में जमा करा के शेष को अपने लिए काम में लेंगे तो वो यहाँ पर हम माइनस करके नेट बैलेंस क्लोजिंग निकाल लेते हैं। और नई सूचना दे रखी है तो यही क्लोजिंग बैलेंस है। ध्यान रखें जो पहले महीने का, ये फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट मंथ का जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है वो अगले महीने का क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश हो जाएगा। यानी कि ये कॉलम कंप्लीट होना जरूरी है आगे की सूचनाओं को यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए। तो यही प्रोसीजर आगे जनवरी, फरवरी, मार्च, इसी प्रकार से जितने भी महीने के लिए कैश बजट कहा गया है वो हम प्रश्न में दी गई सूचनाओं से कि नकद प्राप्ति कैसे हुई। अगर कहीं उधार विक्रय किया गया है तो उधार विक्रय इसमें शामिल नहीं होता, वापस देनदारों से उस महीने में कितने प्राप्त हुआ है कैश वो लेते हैं। ऐसे ही उधार अगर आपने क्रय किया है तो उधार क्रय इसमें शामिल नहीं करते। वो जो आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किस महीने में किया उस महीने में वो पेमेंट वहां पर दर्शा देते हैं। इसी प्रकार से वेजेज या कोई और खर्चे जो है अगर वो आउटस्टैंडिंग रहे तो आउटस्टैंडिंग मद को यहाँ पर नहीं दर्शाया जाता, वरन आउटस्टैंडिंग के लिए पेमेंट कब किया जाना है आने वाली अवधि में, उस वाले महीने में, उस पीरियड में उस अमाउंट का जो कि आप भुगतान कर रहे हैं समायोजन वहां पर किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए फंक्शनल बजट में कैश बजट तैयार हो जाता है। अब हम बात करें लोचता के आधार पर जो बजट है वो होता है फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल के 3 एलिमेंट्स हैं। मैं बजट को भी अभी यहां पर प्रदर्शित करता हूं, 2 या 3 अवधि कुछ भी मान लें। यहां पर प्राय अवधि ऊपर निर्धारित हो जाती है कि इस महीने का या उस महीने का या इस वर्ष का या उस वर्ष का, और यहां पर जो तय करते हैं प्राय लेवल ऑफ एक्टिविटी, लेवल ऑफ एक्टिविटी यहां पर आती है। जैसे 50% क्रियाशीलता स्तर पर बजट बनाना होगा या 80% में बनाना होगा या 100% के ऊपर बनाना होगा, तो कितना उत्पादन यहाँ पर, कितनी इकाइयों का उत्पादन यहाँ पर होगा उसको ध्यान में रखते हुए फ्लेक्सिबल बजट बनाया जाता है। इसके बनाने के 2 तरीके, पर मैं जो बेसिक तरीका है वो काम में ले लें तो 3 हिस्सों में बांटा जाता है। फिक्स्ड कॉस्ट जितनी भी हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। ऐसे ही सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जितनी भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट हैं प्रश्न में उनको हम ऐड कर लेते हैं, उसको हम बी कह रहे हैं। सी जो वेरिएबल कॉस्ट हैं, जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट हैं उनको सबको ऐड कर लेते हैं, तो ये एक प्रकार की लागत सी हो गई। टोटल कॉस्ट जो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगी। आने वाली अवधि में अगर हम 50% का उत्पादन करेंगे तो लागतें कितनी होगी, आने वाली अवधि में अगर हम उस बजटेड पीरियड में अगर हम 80% लेवल ऑफ एक्टिविटी पे रन करेंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट कुल मिला के
फ्लेक्सिबल बजट कैसे बनाया जाएगा, उसकी लागत कितनी आ जाएगी, ऐसे ये अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी पर कॉस्ट हम कंप्यूट कर लेते हैं। और अगर बजटेड सेल्स हमें मालूम है तो बजटेड प्रॉफिट हम यहां पर कंप्यूट कर लेते हैं। अगर बजटेड सेल्स दे रखी है या हमने सेल्स बजट बना के कंप्यूट किया है तो ये प्रॉफिट अमाउंट यहाँ पर आ जाता है कि आलोच्य अवधि में आने वाले, आलोच का मतलब जिसका विश्लेषण हम कर रहे हैं उस वाली अवधि में, जो प्राय आने वाली अवधि ही होती है, आने वाला 1 वर्ष या 3 महीना या 2 महीना जो भी है प्रश्न में, उसके आधार पर ये तुलना कर ली जाती है। तो एक तरीका तो ये है कि इस स्वरूप में हम लेके आए। और फ्लेक्सिबल बजट का दूसरा तरीका यह है कि जो सेमी वेरिएबल है इसका जो फिक्स पार्ट है वो फिक्स में डाल दिया जाए और इसका सेमी वेरिएबल का जो वेरिएबल पार्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट में शामिल कर लिया जाए, तो 2 ही हिस्से रह जाएंगे, फिक्स्ड और वेरिएबल। परंतु उसके लिए सेमी वेरिएबल को सेग्रीगेट कर पाना और उसके लिए प्रश्न में आवश्यक सूचना होना अनिवार्य है कि सेमी वेरिएबल को कैसे अलग किया जाए। और मैं वापस से बोल दूं कि जब फिक्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जो उत्पादन से अप्रभावित रहते हैं, which are constant in term of amount with the time period, ये समय से संबंधित होते हैं और उत्पादन के घटने या बढ़ने का इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक साल का 1,20,000 रुपया है तो एक महीने का 10,000 रुपए के हिसाब से आपको जहां पे जरूरत है वो कैलकुलेशन करके हमें लिख लेनी चाहिए उत्पादन को देखे बिना। उसके बाद में मैं पहले वेरिएबल को ले रहा हूं। वेरिएबल का मतलब होता है कि उत्पादन जैसे जैसे बढ़ेगा ये बढ़ेंगे और उत्पादन अगर घटेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी अकॉर्डिंगली घटती जाएगी, यानी कि पर यूनिट में फिक्स होते हैं। 1 इकाई का 2 रुपया तो 10 इकाई बनाने पे 20 रुपया लग जाएगा, 5 इकाई बनाने पे 10 रुपया लग जाएगा और 100 इकाई बनाएंगे तो 200 रुपया लग जाएगा। इकाइयों के घटने और बढ़ने से ये कुल अमाउंट में आनुपातिक रूप से परिवर्तित होते हैं, जबकि फिक्स में क्या है, टोटल अमाउंट में स्थिर रहते हैं, लेकिन पर यूनिट में उत्पादन बढ़ने के साथ में ये कम होते चले जाते हैं। फिक्स की टोटल अमाउंट को के आधार पर ही गणना कर लेनी चाहिए। अगर अपने को प्रति इकाई में प्रश्न में दे रखे हैं तो सबसे पहले दिए गए उत्पादन स्तर पर उस प्रति इकाई लागत को उत्पादन से गुणा करके स्थिर लागत ज्ञात कर लेनी चाहिए टोटल अमाउंट में, और फिर विभिन्न क्रियाशील स्तरों पर उस अमाउंट को स्थिर रहने देना चाहिए जब तक कि प्रश्न में ना कहा जाए कि वृद्धि हो जाने की संभावना है या घट जाने की संभावना है, तब तक वो अमाउंट वाइज स्थिर रहेगी। यहाँ पर अगर 1,000 तो यहाँ पर भी 1,000 और यहाँ पर भी 1,000, जबकि ये परिवर्तनशील व्यय की बात करें तो अगर मैं यहाँ पर 1,000 कह दूं तो सुविधा के तौर पे इसको छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर अगर 1,000 है तो इसका 50% यहाँ पर कितना होगा, 500 रुपये होगा, और यहाँ पर 80% इसका कितना होगा, 800 रुपये होगा, यानी उत्पादन के अनुपात में घटते बढ़ते हैं। जबकि सेमी वेरिएबल जो है उसकी नेचर ये होती है कि एक निश्चित ये उत्पादन है यहाँ पर, और अगर हम यहाँ पे रुपीस मान लें, अमाउंट मान लें, तो एक निश्चित उत्पादन स्तर तक तो ये स्थिर रहते हैं, फिर अनायास एक साथ बढ़ते हैं, फिर अगले उत्पादन स्तर तक स्थिर रहते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर उत्पादन के एक स्तर तक यहां से यहां तक ये अमाउंट वाइज ये जो भी अमाउंट है वो रह जाएगा स्थिर। जैसे यहां से यहां तक क्रियाशीलता का कुछ भी स्तर हो, यहाँ पर 80 हो, यहाँ पे 90 हो, यहाँ पे 95 हो, यहाँ पे 100 हो, तो ये जो चार्ट है वो ये कह रहा है कि इन सभी लेवल के लिए यहाँ पर अगर रुपया 1,000 है तो 1,000 रुपया सेमी वेरिएबल रह जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं मान लूं कि 20% क्रियाशीलता का लेवल है और यहाँ पर 200 रुपया है तो 19.99% तक तो 200 रुपया लगेगा, और 20 होते ही क्या हो जाएगा, ये एक अनायास बढ़ जाएगा, इतना रुपया से बढ़ जाएगा, और कुल मिला के कितना हो जाएगा, इतना रुपया कहलाएगा। तो सेमी वेरिएबल को इस तरीके की इसकी नेचर होती है। अगर इसमें से स्थायी भाग को अलग कर लिया जाए और परिवर्तनशील भाग को अलग कर लिया जाए तो आप चाहें तो फिर फिक्स में फिक्स वाला पार्ट इसका शामिल कर लें, और वेरिएबल में सेमी वेरिएबल से निकाला गया वेरिएबल पार्ट इसमें शामिल करके लागत 2 हिस्सों में बांटी जा सकती है, ए फिक्स और बी वेरिएबल। फ्लेक्सिबल बजट बनाने का ये जो तरीका है ये स्टेटमेंट वाला तरीका है, ग्राफ वाला तरीका हो सकता है। दूसरा मेथड है इसमें ग्राफिक मेथड। अभी जैसे कहा तो मैं वापस से इसकी डेफिनेशन ले लेता हूँ।
स्थिर, यहां पर अगर उत्पादन के स्तर है तो उत्पादन का लेवल चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, आप देख रहे हैं रुपया अमाउंट हमेशा स्थिर है, कोई चेंज इसमें नहीं आ रहा है। फिर हम बात करें कि इसमें अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ दें तो उत्पादन यहां पर है, अगर आप इकाई नहीं बनाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट लाइन यहां से प्रारंभ हो जाएगी। फिर ये एक डायगोनल फॉर्म में इस तरीके से बढ़ती है, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाएगा ये भी बढ़ती जाएगी। पर यूनिट से उसको उत्पादन को गुणा करेंगे तो ये अपने विभिन्न स्तर पर डॉट्स आ जाएंगे। अगर हम 0 इकाई का उत्पादन करेंगे तो यहां से यहां तक ये जो है ये फिक्स्ड कॉस्ट है, उत्पादन हो या नहीं हो, कम हो या ज्यादा हो, स्थायी लागत तो संस्था को वहन करनी ही होती है, तो ये फिक्स कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट लाइन यहां से प्रारंभ हो जाएगी, ये टीसी लाइन, तो ये वेरिएबल कॉस्ट लाइन और ये टोटल कॉस्ट लाइन। किसी भी लेवल पे टोटल कॉस्ट ज्ञात करनी, फिक्स कॉस्ट ज्ञात करनी है तो यहां से यहां तक हो गया। वेरिएबल कॉस्ट ज्ञात करनी है तो वो यहां से यहां तक हो गया, और टोटल कॉस्ट ज्ञात करनी है तो वो यहां से यहां तक हो गया। तो ये इस प्रकार से टोटल कॉस्ट को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इन दोनों का जो अंतर है वो टोटल कॉस्ट है, ऐसे भी कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है जो ग्राफिक मेथड कहलाता है। इस ग्राफिक मेथड से भी हम फ्लेक्सिबल बजट बना सकते हैं। और जो तीसरा है वो समीकरण विधि है कि y बराबर a प्लस बी एक्स, जिसमें कि जो b है x है वो उत्पादन है और b जो है वो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई, और a जो है वो कुल स्थिर लागत है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज a, b is per unit variable cost and x is प्रोडक्शन और आउटपुट या उत्पादन। इस आधार पे विभिन्न उत्पादन के स्तर पर अगर वेरिएबल कॉस्ट को कुल अमाउंट में ज्ञात करके अगर फिक्स कॉस्ट के साथ में जोड़ दिया जाए तो y यानी कि टोटल कॉस्ट उस लेवल पर ज्ञात हो सकती है। और फिर बिक्री में से अगर टोटल कॉस्ट को घटा दें तो लाभ भी ज्ञात किया जा सकता है। तो इस आधार पर एक मैट्रिक्स बनाकर विभिन्न जो उत्पादन के स्तर हैं उस पे सेल्स, टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट का एस्टीमेट इस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। तो ये एक फ्लेक्सिबल बजट का तरीका ये भी है। जब हम समीकरण की विधि अपना रहे हैं तो इस प्रकार का चार्ट बनाकर हम विभिन्न उत्पादन स्तर पर पहले इक्वेशन ज्ञात कर लेंगे और फिर उस इक्वेशन में वैल्यू लिख के यहाँ पर ये इस वाली समीकरण से टोटल कॉस्ट ज्ञात कर लेंगे और सेल्स में से टोटल कॉस्ट का जो अंतर है वो प्रॉफिट ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि विभिन्न क्रियाशील बजट, फंक्शनल बजट कौन कौन से होते हैं और कैसे उनका निर्माण किया जाता है, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कैसे वैल्यूज हमें कंप्यूट करना है, और जो फ्लेक्सिबल बजट है उसको किस तरीके से तैयार किया जाता है, 3 हिस्से, और उनमें जो फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है और किस प्रकार के बिहेव करती हैं, उसका कंप्यूटेशन कैसे किया जाना चाहिए, समीकरण विधि का प्रयोग अगर कहा गया है तो उसका उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, आज हमने समझा। आने वाले वीडियो में हम इन्हीं के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को यानी कि डेटा या समक लेके इनकी गणनाएं कैसे की जाती है, कैसे बजट प्रिपेयर किया जाता है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।